अभी तक व्हाट वी स्टडीड, जस्ट फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. इन द पीएल अकाउंट इट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑल्सो. उसका फॉर्मेट खाली समझें कि भाई एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि भाई पीएल अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव ये सब क्या होता है. ये थोड़ा सा हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया. अब हम लोग बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्यों जरूरत है, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना पड़ता है, उससे क्या फायदा होता है, सबसे पहले ये जानना है. बिकॉज अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप कैश फ्लो का एडजस्टमेंट समझ ही नहीं सकते. सो वेरी बेसिक टॉक आई एम डूइंग, जिसका कोई आपका कोई स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है. बिलीव मी, हर एक जन को डायरेक्ट 90 डिग्री समझ में आएगा, कोई इधर उधर यहां वहां नहीं जाएगा. बस कॉन्सेंट्रेट करके समझिए. मान लीजिए मेरा कंपनी, वापस से आप सोचेंगे कि मैं अपना एग्जांपल क्यों देता हूं, थोड़ा फीलिंग आपको मेरे को ज्यादा आता है. हम लोग रिलायंस आईटी से किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, उनका फिगर्स मेरे पास नहीं. मान लीजिए सराफ एकेडमी ने 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 पूरा साल भर बिजनेस किया. हम लोगों का ईयर मार्च है, इंडिया में है तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स में चलता है, तो अकाउंट्स में भी हमने वही मान लिया है. यानी कि साल बीत चुका है, अभी तो हम 3 महीने बाद खड़े हैं. अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स आर ऑलरेडी ओवर. पूरे साल भर जो मेरे को ट्यूशन फीस मिला, जो खर्चा फर्चा लगा, मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव की बात नहीं कर रहा, कि मान लीजिए मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर सराफ एकेडमी में है 25 लाख. सारा इनकम में से खर्चा फर्चा लेस करके से 25 लाख. इसका मतलब जो भी ट्यूशन फीस आई उसमें से ऑल एक्सपेंडिचर्स लेस करके मेरा इनकम 25 लाख. कमाया, प्रॉफिट किया. तो 31 मार्च को मेरा कैश और बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए? 25 लाख. आप अगर बोलोगे कि आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिला, तो सैलरी आपके लिए इनकम है, तो कैश और बैंक भी तो आपके पास सैलरी अमाउंट का होगा. मान लीजिए 1 जुलाई आपको फर्स्ट ऑफ द मंथ सैलरी मिलता है, जो भी जहां पर काम कर रहा है, आपको सैलरी 2 लाख रुपया मिला. बैंक में मिला तो बैंक बैलेंस 2 लाख है, कैश में मिला तो कैश 2 लाख है, आपका इनकम भी महीना का 2 लाख है. सैलरी के अंदर कोई खर्चा नहीं. लेकिन हमारे तो बिजनेस में बहुत सारे खर्चे भी है ना. अगर ट्यूशन फीस मिली तो खर्चा भी लग रहा है, स्टाफ है, सैलरी है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर है, आईटी है, बहुत सारे खर्चे. तो अगर मेरा प्रॉफिट 25 लाख हुआ तो मेरे को ट्यूशन फीस मिला, उसके बाद खर्चा उसमें से इनकर किए, बैलेंस मेरे पास साल में 25 लाख बच गया. तो मेरा कैश और बैंक बैलेंस भी 25 लाख होना चाहिए. मान लीजिए मेरे पास पहले से साल के बिगिनिंग में कैश बैलेंस 10 लाख था. 10 लाख वॉज माई कैश एंड बैंक बैलेंस, और ड्यूरिंग द ईयर इनकम माइनस खर्चा करके 25 लाख और आया. सो माई कैश एंड बैंक बैलेंस वुड बी 35 लाख. When my profit is 25 lakh during the year, then my cash and bank balance should be 35 lakh. If I had already 10 lakh balance at the beginning of the year. क्या ये मैं सही बोल रहा हूं? Whether I am correct? कि if the profit in Saraf Academy is 25 lakh, then my cash and bank balance will be 25 lakh. That means 10 plus 25, 35. Whether this is correct? सर डिपेंड करता है सर. ये जो 25 लाख कह रहे हैं, हाँ, ये तो अक्रूवल से आया होगा ना. हाँ. तो इसमें नहीं होगा. यानी कि आप बोल रहे हैं कि पीएल अकाउंट में हम लोग अक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लेकिन कैश मतलब पैसा. मान लीजिए मैंने आपको क्लासेस दी, आप बोले कि मैं आधे पैसे अभी दे रहा हूं, आधे 1 महीने बाद दूंगा, तो मैंने इनकम में तो पूरा इनकम दिखा दिया 58,199. लेकिन आपने पैसा कितना दिया? 29,199. आपने 29,000 दिया, लेकिन इनकम में 58,000 दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट 58,000 से बढ़ गया, लेकिन मेरा कैश बैलेंस केवल 29,000 से ही बढ़ा. यानी कि कैश पैसा जो आपके पॉकेट में होगा, उसका आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं. आप बुक्स में जब एक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो करते हो, बहुत सारा इनकम और खर्चा दिखाते हो,
जिसका कैश इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, से इस कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, इस कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन मैं प्रॉफिट निकालने में लेस करूंगा, इस लैपटॉप का डेप्रिसिएशन, इस लैपटॉप का डेप्रिसिएशन, कैमरा का मैं लेस करूंगा, इस प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन लेस करूंगा। क्यों लेस करूंगा? बिकॉज अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वो खर्चा नहीं है, लेकिन एसेट 2 साल 5 साल 7 साल चलेगा तो उसको खर्चा 7 साल में तो दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ एन एसेट वैल्यू ड्यूरिंग द लाइफ व्हेन इट विल बी यूज्ड एंड दैट्स अ मस्ट। आपको डेप्रिसिएशन उतना ही दिखाना है जितना एसेट्स का वैल्यू यूज हुआ है। पीएल अकाउंट में इनकम निकालने में डेप्रिसिएशन खर्चा है, कंप्यूटर वगैरह ये सब का डेप्रिसिएशन मान लीजिए 2 लाख, लेकिन 2 लाख रुपया मैं किसी को दे थोड़ी ना रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग 2 लाख रुपीज टू एनीबडी, सो माई कैश बैलेंस, माई बैंक बैलेंस इज नॉट reducing by 2 lakh, even my profit is reducing by 2 lakh। और जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि क्रेडिट सेल किए तो इनकम तो हो गया लेकिन पैसे तो नहीं आए ना। क्रेडिट सेल से योर कैश एंड बैंक बैलेंस इज नॉट इंक्रीजिंग। लाइक दिस देयर आर thousands of items, 1000। One is accrual and one is non-cash income और expenditures। accrual प्रिंसिपल भी है और नॉन कैश इनकम और एक्सपेंडिचर्स भी है। तो प्रॉफिट अगर 25 लाख है तो कैश और बैंक बैलेंस 25 लाख नहीं। अभी बोलेगा ठीक है सर नहीं है तो क्या जरूरत है? बात समझिए। मान लीजिए मेरे को इंप्लॉय लोग को सैलरी देना है, हम लोग का सैलरी पेमेंट का डेट है 5th of the month। जब 1 महीना हम लोग का बीत जाता है, जैसे बीत गया तो हम लोग 5 तारीख को सैलरी देते हैं। तो 5 तारीख को सैलरी देने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? कैश और बैंक बैलेंस। कि मैं बोलूंगा प्रॉफिट है 25 लाख ले जाओ, वो पैसा थोड़ी ना है। मान लीजिए किसी से मैंने कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा था, उसको पैसे देने हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस चाहिए। मान लीजिए बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशनल खर्चा होता है, कुछ इधर गया, ट्रैवलिंग, कन्वीनियंस, बहुत सारा, उसके लिए पैसे चाहिए। आपको बिजनेस रन करने के लिए पैसे चाहिए, आपका प्रॉफिट नहीं लॉस है। मान लीजिए बिजनेस में कोई साल लॉस हो गया, आप बिजनेस को रन कर पाओगे, बट बगैर पैसे आप बिजनेस को रन कर ही नहीं सकते। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड which are insolvent, which are not able to run their affairs, not because their PL account is profit or loss, PL is giving profit। ये जो यहां नेट इनकम मैंने दिखाया था अभी बाला को, वो नेट इनकम है, लेकिन आपके पास पैसा बिजनेस करने के लिए है ही नहीं। ना कैश में बैलेंस है, ना बैंक में है, जिससे आप अपने डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मीट कर पाओ, जिससे आप लाइबिलिटी पे कर पाओ, जिससे आप सैलरी पे कर पाओ, आपके पास है ही नहीं पैसे। तो दुनिया को एक बिजनेस में ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस का कैश पोजीशन कैसा है। अगर मेरे पास बिजनेस में पैसे नहीं है, मेरे को बैंक लोन नहीं देने वाला है, प्रॉफिट देखकर लोन नहीं मिलेगा, मेरे को कोई सप्लायर क्रेडिट में सप्लाई नहीं करने वाला है, मेरे से कस्टमर सामान नहीं खरीदने वाले हैं, बिकॉज उनको आफ्टर सेल सर्विस कहां से मिलेगा। देखिए दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बगैर कुछ नहीं है। चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड, हम तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज चैरिटी, सोसाइटी, क्लब, कोई भी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, उनको भी चलाने के लिए पैसा चाहिए। बगैर पैसा कुछ नहीं होएगा। तो आपको बिजनेस में दोनों बातों पे ध्यान देना है कि भाई हम बिजनेस करके क्या कमा रहे हैं। अगर क्रेडिट में भी सेल हुआ, इनकम तो है ना, इनकम हम निकालेंगे एक्रूवल प्रिंसिपल, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम यह भी पता लगाएंगे कि हमारे पास बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है, कहां कहां जाता है, पैसा कितना बचा है, क्या उससे हम अपना ऑब्लिगेशंस पूरा कर सकेंगे क्या। आपको अगर नहीं जानना है, आपके बेसिस पे जो दुनिया आपसे डील कर रही है उन सबको जानना है, आपके सप्लायर को जानना है, आपको लोन वाले को जानना है, आपके शेयर होल्डर को जानना है, उन सबको चाहिए कि आपके पास पैसा कितना है, पैसा कहां कहां से आता है, आपका क्या प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके लिए आपके पास पैसे होंगे कि नहीं, आप कहां से अरेंज करेंगे। कैश फ्लो इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉफिट है, लेकिन बगैर पैसा
बगैर मनी नो नाच, नो डांस. So if you want to dance, if you want to continue, if you want to become solvent, you should have cash balance. कैश मतलब हाथ में नहीं, बैंक में भी कैश ही माना जाता है. कैश एंड बैंक बैलेंस. मैं नॉर्मली एग्जांपल देने के लिए कैश बोल रहा हूं, इसीलिए अकाउंटिंग बॉडी अभी से नहीं, जब से मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तब से, कि आपको पीएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, कैश फ्लो भी बनाना है. कैश फ्लो मेरा सराफ एकेडमी को नहीं बनाना है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैश फ्लो बनाने के लिए प्रोविजन है, आपका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए. क्या ये एग्जाम में आ रहा है? नहीं आ रहा है. ऐसे ही बात कर रहे हैं. मेरा टर्नओवर अभी तो 50 करोड़ नहीं है. टर्नओवर मतलब ट्यूशन फीस, सेल्स. सो माय ट्यूशन फीस सेल्स इज नॉट 50 करोड़. इसीलिए मेरे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है. तो मेरा जब अकाउंट्स बनता है, हम कैश फ्लो नहीं बनाते. बोलेगा नहीं बनाते, फिर भी आप पढ़ रहे हैं वगैरह. भाई मेरे पास कैश और बैंक में कितना पैसा है डेली ध्यान देना पड़ता है. डेली महीना बीत गया, कितना कैश और बैंक बैलेंस है, स्टाफ लोग को सैलरी देना है, कुछ करना है. कैश एंड मान लीजिए बनाना नहीं है, लेकिन मैं तो बिजनेस का कोई डिसीजंस नहीं ले पाऊंगा अगर कैश और बैंक बैलेंस के बारे में ज्ञान नहीं है. प्रॉफिट तो अभी तक निकाला ही नहीं गया कि मार्च 2023 में क्या प्रॉफिट हुआ. अभी तो ऑडिट ही नहीं हुआ, अभी कैलकुलेशन ही नहीं हुआ. मोटा मोटी मालूम है, लेकिन उसका जरूरत उतना जोर का नहीं है जितना कैश और बैंक बैलेंस का जरूरत है. महीना खत्म हो गया है, 1 जुलाई आ गया है. बहुत सारे मंथली एक्सपेंडिचर्स घर पे सभी जगह लगने वाले हैं. तो उनका लिए पैसा है कि नहीं? नहीं जरूरत है प्रैक्टिकल लाइफ में सराफ एकेडमी के लिए, लेकिन मेरे लिए तो जरूरत है. टेक्निकली नहीं जरूरत है. और जो बड़ी कंपनी है, जिनका बड़ा टर्नओवर है, उनके लिए लीगली जरूरत है. बिकॉज आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, अगर उनके आपके कैश के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो कैसे आपके बारे में सोचेंगे, कैसे आपसे डिसीजन करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आपसे. आप बोलेंगे सर हम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया आपसे, हमने तो आपको नहीं चेक किया कि आपको कैश और बैंक बैलेंस कितना है. नहीं चेक किया. देखिए अब ना नॉर्मली मान लीजिए मेरी कंपनी किसी से कंप्यूटर खरीद रही है, इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, तो हम सबको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा कैश और बैंक बैलेंस कितना है. हम लोगों को उनका हाव भाव बिजनेस को देखकर समझ में आ रहा है बिजनेस प्रॉपरली रन कर रहे हैं. आपने जब यहां ज्वाइन किया तो आपने ये जरूर देखा होगा कि क्वालिटी कैसा है क्लासेस का, लेकिन आप जिस भी तरह से अपने आप को ये कॉन्फिडेंस में ला चुके हैं कि भाई यहां ऐसा नहीं होने वाला कल क्लास बंद हो जाए, कि सर पढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होने का है. आपको ये फील आया है. अगर मैं मान लीजिए किसी के साथ, मान लीजिए बैंक के साथ मैं लोन लेने जाता हूं, बैंक क्या बोलेगा, अपना बैलेंस शीट दीजिए, अपना पीएल अकाउंट दीजिए. मान लीजिए मेरे पास कैश फ्लो नहीं बना हुआ है, बैंक बोलेगा कैश फ्लो बनाइए. नहीं बना हुआ है वो बनाएगा, लोन देने वाला नहीं है. ऐसे ही क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने मेरे से नहीं मांगा बिकॉज हम लोग कोई नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं. बट अदरवाइज अगर आप कोई बड़ा ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं किसी के साथ, आप इन्वेस्टर हैं, फाइनेंसर हैं, जो हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो का डिटेल चाहिए. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टेक इंफॉर्म्ड डिसीजंस. इसीलिए अकाउंटिंग बॉडी ने सदियों से, जब से मैं जानता हूं अकाउंट्स पढ़ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी करके रखा है. अब आपका कोर्स में कैश फ्लो का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? बिकॉज आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में हेल्प करना. और अगर कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट नहीं है, इसका मतलब कंपनी में प्रॉब्लम होने वाली है. वो प्रॉब्लम को अगर आप मैनेजमेंट को एडवाइज नहीं करेंगे, कौन करेगा? फिर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे ही क्यों? इसीलिए मे बी अकाउंटिंग इज नॉट देयर इन डिटेल, बट कैश फ्लो से इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार है. बोला भाई भर भर के क्वेश्चन हम देंगे रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हम देंगे. आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं तो ऐसा मानता हूं सीएमए यूएस में पार्ट ए अकाउंटिंग नहीं है, पार्ट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट. आप ऐसा समझ लीजिए, इतना ज्यादा.
बिकॉज एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम कैश और बैंक बैलेंस को मैनेज करना, ऑपरेशंस को कैरी ऑन करना, कहीं से भी पैसा फैसा चाहिए आएगा कि नहीं, इस चीज का नॉलेज मैनेजमेंट को रेगुलरली देना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में डाला गया है। एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास कर रहे हैं, लेकिन वो एक क्लास आपको 35 मार्क्स एग्जाम में दिलाएगा। समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। हाउ मच इंपॉर्टेंस यू कैन गिव टू दिस क्लास, यू अंडरस्टैंड नाउ। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब हमें प्रॉपर में कितना पैसा है नहीं है निकालना है, कैसे बनाएंगे, उसके लिए फिर से जनरल नॉलेज दे रहा हूं जिसका कोई किताबी ज्ञान से मतलब नहीं। मेरे पास सराफ एकेडमी में पैसा कहां कहां से आता है और कहां जाता है, या रिलायंस में पैसा कहां से आता है कहां जाता है, या मान लीजिए कोई और कंपनी आप जहां काम करते हैं पैसा आता है जाता है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपराइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, पैसा आना और जाना 3 तरीके के अलावा चौथा होता ही नहीं। जब मैं तीनों बोल दूंगा उसके बाद आपको अगर मन में कुछ आएगा जरूर बोलिएगा कि सर ये वाला क्या होएगा। मैं पहले अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे पास पैसा आना और जाना एक है बिजनेस एक्टिविटी करके। बिजनेस एक्टिविटी मतलब ट्यूशन फीस का पैसा आया, इंटरनेट लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा, सॉफ्टवेयर लगा, स्टाफ लगा, सैलरी लगा, स्टडी मटेरियल खर्चा लगा, रेंट लगा, वगैरह वगैरह। ये हम लोगों का जो खर्चा और इनकम है ये डेली हर महीना होता है। डेली कोई ना कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, कोई ना कोई कोर्स के लिए पैसे देता है। डेली कुछ ना कुछ बिजनेस में रेगुलरली खर्चा है, ट्रेवलिंग, कन्वीनियंस, चाय पानी नाश्ता, डेली खर्चा है। डेली कुछ स्टेशनरी वगैरह है। उसके अलावा मंथली खर्चा है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, बहुत सारे खर्चे। मैं कोई कैश खर्चे की नहीं बात कर रहा, माने नॉन कैश डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहा, मैं पैसा आने और जाने की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे बिजनेस में, मेरा बिजनेस है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स फॉर इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेस। सो हमारा बिजनेस है ट्रेनिंग से पैसा लेना और उसको रन करने के लिए खर्चा करना। मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूं। आईसीआईसीआई बैंक के पास पैसा कहां से आता है? इंटरेस्ट का। बिकॉज बैंक का काम क्या है? दुनिया भर को लोन देना। लोन का इंटरेस्ट उनके पास डेली आता है, हर महीने आता है, और उसके लिए पैसा अरेंज करने के लिए लोन इंटरेस्ट देना। मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, किसी और बैंक से, किसी से लोन लिया, हम लोग से भी पैसे लिए, हम लोग को इंटरेस्ट देना। हमारा अगर बैंक में पैसा जमा है तो इंटरेस्ट पेमेंट करना। बैंक के लिए इंटरेस्ट का आना और इंटरेस्ट जाना ही बिजनेस है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ये कंप्यूटर लैपटॉप बेचती है और खरीदती है, उसके लिए कंप्यूटर सेल करके जो पैसा आया बिजनेस है, उसका ऑपरेशंस है। और कंप्यूटर बेचने के लिए जो भी खर्चा लगा, कंप्यूटर का खरीदने का खर्चा, बनाने का खर्चा, या जो भी एचपी है, कोई भी कंपनी है, हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेस होता है। आप वो बिजनेस को बोलते हैं हमारा ऑपरेशंस है। हमारे यहां भी ऑपरेशंस है ट्रेनिंग क्लास देना। तो ट्रेनिंग क्लासेस से जो पैसे आते हैं और जो उसको करने में खर्चे लगते हैं वो हमारे यहां ऑपरेशंस है। बैंक के यहां पर इंटरेस्ट का आना, इंटरेस्ट का जाना ऑपरेशंस है। कंप्यूटर वाला का कंप्यूटर खरीदना और बेचना ऑपरेशंस है। मारुति का गाड़ी खरीदना, बनाना, बेचना ऑपरेशंस है। हर बिजनेस का एक ऑपरेशंस होता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशंस लॉटरी का टिकट वगैरह बेचना। अब नॉर्मली तो ज्यादातर जगह लॉटरी वगैरह इलीगल है, लेकिन इलीगल चीजें भी बहुत सारी होती रहती हैं, हम लोग देखते हैं। मैं अभी अकाउंट्स में इलीगल लीगल की बात नहीं कर रहा, अभी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो लॉटरी का टिकट निकालना, लॉटरी का टिकट का पैसा लेना और उसके बदले लॉटरी अनाउंस करके लोगों को लॉटरी का पैसा देना, वो भी बिजनेस है। जो आप डेली, रेगुलरली, मंथली, हर समय करते हैं, हम उसको बोलते हैं बिजनेस ऑपरेशंस। बड़ा बड़ा बिजनेस का ऑपरेशंस एक नहीं, 5-5, 10-10 होता है। रिलायंस ऑयल ऑपरेशंस है,
देन उसके बाद इंटरनेट, ये सब रिलायंस जियो है, देन उनके बाद उसका रिटेल वगैरह बिजनेस भी है, जो कपड़ा वगैरह बेचते हैं, बहुत सारा कुछ है यार, उनका ऑपरेशंस बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि आपका ऑपरेशंस एक ही होगा, आपका ऑपरेशंस अलग अलग हो सकता है। आप डेली सारी चीजें करते हैं, हमारा ऑपरेशंस एक ही है, ट्रेनिंग क्लासेस। आप उसमें बोल सकते हैं सीमा, सीएमए, एसीसी, एसीपी, अलग अलग बात है, बट ऑपरेशंस हमारा एक ही है, ट्रेनिंग क्लासेस। दूसरा ऑपरेशंस हमारा नहीं। टाटा कंपनी की बात करेंगे, उनका भी ऑपरेशंस अलग अलग है, लेकिन उन्होंने अलग अलग कंपनी बनाया है। टाटा मोटर्स अलग, टाटा पावर अलग, टाटा टीसीएस अलग, टिस्को अलग। रिलायंस क्या किया, अलग अलग कंपनी नहीं बनाया है, वो सबको एक में मिला दिया है। बिजनेस करने का तरीका है भाई। हमारा बोलने का मतलब है एक पैसा आना और जाना हर बिजनेस में, जो बिजनेस का ऑपरेशंस, जिस बिजनेस का जो ऑपरेशंस है, उससे उसके पास पैसे साल भर रेगुलरली आते हैं और उस बिजनेस को करने में साल भर रेगुलरली खर्चा होता है। हम लोग उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस करने से जो पैसा आया और गया। दूसरा, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से दो तरह का चीज होता है। एक, मान लीजिए कभी कभी शेयर खरीदते बेचते हैं तो उसका पैसा आना जाना होता है। दूसरा, उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है कि अगर हमने शेयर खरीद कर भी, और अभी सभी कंपनी मार्च का डिविडेंड सब दे रही है, सबका डिविडेंड आ रहा है, तो डिविडेंड का पैसा आता है। जब बाई सेल करते हैं तब पैसा आना जाना होता है, और जब डिविडेंड मिलता है तब पैसा आता है। ये दो टाइम पे होता है। मैं बाई सेल करने में लॉस गेन की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात कर रहा हूं। लॉस गेन बाद में बात करेंगे। ये सराफ एकेडमी का बिजनेस ऑपरेशंस नहीं, दिस इज नॉट माई ऑपरेशंस। लेकिन अगर मेरे पास कैश और बैंक बैलेंस थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है और मेरे को लग रहा है इतना मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा पैसा अगर मैं रख रहा हूं और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम कालिदास। व्हेन द सरप्लस मनी इज देयर शुड बी इन्वेस्टेड। आप बोलेंगे सर रिस्क है, शेयर मार्केट गिर गया तो, बाई नो रिस्क नो गेन। लेकिन वो मेरा बिजनेस नहीं है। तो मेरे पास कुछ सरप्लस पैसे हैं कैश और बैंक में, मैंने उसको शेयर मार्केट में लगा दिया, मैंने उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया, मैंने उससे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिया, मैंने उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी मतलब वो नहीं जहां मैं ट्यूशन करूंगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद लिया, बाद में बेच के पैसा उठा लेंगे, प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगा देंगे, रेंट पे लगा देंगे। मतलब हर बिजनेस, मेरा नहीं दुनिया का हर बिजनेस, कुछ ना कुछ पैसा जब सरप्लस होता है तो अलग तरह से इन्वेस्ट करता है। शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टी में, भाई आपकी जो मर्जी है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपका बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक ये जो मैंने बोला, और एक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। मान लीजिए मैंने 4 कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा, सच्ची में खरीदा है, 1-1.5 महीना में 4 लैपटॉप कंप्यूटर खरीदे हैं। वो जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें पैसा खरीदने का गया। कंप्यूटर लैपटॉप कितना दिन यूज होगा? कम से कम 4-5 साल। दैट इज नॉट माई सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब नहीं है, बिजनेस में यूज करने खरीदा है। लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। जब आप कोई नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदते हो, बेचते हो, तो हम उसको बोलते हैं बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे पैसा आना जाना। और जब आप बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, ये सब, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट। है तो दोनों इन्वेस्टमेंट ही। तो अकाउंटिंग बॉडी ने बोला, दुनिया ने बोला, इससे जो पैसा साल भर आना जाना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ऑपरेशंस अलग है, ट्यूशन फीस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सब कुछ अलग है, वो ऑपरेशंस है मेरा। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाना, शेयर बेचना, डिविडेंड मिलना, या मान लीजिए कंप्यूटर खरीदना, लैपटॉप खरीदना, बिजनेस में एसेट्स खरीदना, बेचना, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है। दो टाइप का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। आउटसाइड द बिजनेस भी अगर मैं पैसे लगा रहा हूं शेयर मार्केट में, तो वो बिजनेस का ही है, सरप्लस है, इसलिए मैंने लगाया है। अगर बिजनेस का पैसा मैं बिजनेस में लगा रहा हूं
तो भी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस का पैसा मैं बाहर लगा रहा हूं तो भी इन्वेस्टमेंट है। इसको बोला जाता है, इससे जो पैसा आना जाना होएगा उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और जो बिजनेस में ऑपरेशंस करके पैसा आना जाना हो रहा है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। तीसरा, थर्ड, लोन लेना, लोन रीपे करना, शेयर्स इशू करना, शेयर्स बाईबैक करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर रीडीम करना। जो भी आपका पैसा बिजनेस में कहीं ना कहीं फंड होके आता है, एक तो हो गया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा, बिजनेस का ऑपरेशन से आएगा। ऑपरेशंस मतलब ट्यूशन फीस से जो पैसा आएगा वो मैं कंप्यूटर खरीदने में लगाऊंगा, वो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। दूसरा हो गया बिजनेस में 50 कंप्यूटर खरीदना है, पैसा नहीं, हम लोन लेकर और कंप्यूटर खरीदेंगे। कोई दूसरा ट्यूशन सेंटर खरीदना है, पैसे नहीं है, हम शेयर इशू करेंगे, लोगों को शेयर देंगे, पैसा आएगा, उससे हम एसेट्स खरीदेंगे। मान लीजिए हर कंपनी में फंड रेजिंग तो होता है, फंड का रीपेमेंट भी होता है, लोन लिया तो रीपे भी करना होगा, शेयर किए तो बाईबैक भी होता है, सब होता है। विप्रो कंपनी अभी शेयर बाईबैक कर रही है। कोई भी कंपनी जो पैसा फाइनेंसर्स केवल शेयर होल्डर नहीं है, लोन वाला भी है। अगर आपने लोन लिया, शेयर होल्डर से पैसे लिए, उनको दिया, रीपेमेंट किया, शेयर बाईबैक किया, हम लोग उसको बोलते हैं आपका बिजनेस का फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में पैसा आना जाना दोनों है, इन्वेस्टिंग पैसा आना जाना दोनों है, शेयर बेचना, एसेट बेचना, ऑपरेटिंग में पैसा आना जाना दोनों है। खर्चा आपका ट्यूशन फीस से ज्यादा दोनों हो सकता है, सब जगह पैसा आना जाना दोनों है। हम उसको बोल रहे कैश फ्लो। कैश फ्लो मींस मनी रिसीव्ड और मनी आउटफ्लो। तो फाइनेंसिंग में भी इनफ्लो आउटफ्लो दोनों है कि जो भी आप लोन फोन लेंगे, शेयर इशू करेंगे, शेयर होल्डर को पैसा वापस देंगे, लोन रीपेमेंट करेंगे, जो भी करेंगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट देंगे, वो सब क्या बन गया? फाइनेंसिंग। हमने पूरा बिजनेस का कैश फ्लो को 3 पार्ट्स में बांट दिया। चाहे वो सराफ एकेडमी है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो आईटीसी है, चाहे वो आपकी कंपनी है जहां पर आप काम करते हो। दुनिया का कोई भी कंपनी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कैश फ्लो आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिजनेस जो आपका डेली रूटीन है, डेली जो आप करते हैं, ऑपरेशंस करके पैसा आना जाना। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट से पैसा आना जाना। और फाइनेंसिंग मतलब लोन लेना, लोन रीपे करना, शेयर इश्यू करना, शेयर बाईबैक करना, इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। ये तीनों ही टोटल में बिजनेस में साल भर में पैसा आना और जाना होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। फॉर द टाइम बिंग किसी को मन में आ रहा है कि सर अगर ये पैसा आएगा या जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये ऑपरेटिंग बनेगा कि इन्वेस्टमेंट बनेगा कि फाइनेंसिंग बनेगा। आर्या, अंकित, अनिकेत, आदर्श, अथर्वा, कि आपके मन में कुछ आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी कैटेगरी में ये वाला पैसा आना जाना होगा। दीपक, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट 1000 तरह का हो सकता है। तो अगर आपने सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट किया तो है तो इन्वेस्टमेंट ही ना। सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, उसका बिजनेस से आपको फायदा होएगा। लेकिन अभी तो आप नहीं, मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर में इन्वेस्ट करने से क्या होएगा कि मैं कंप्यूटर से क्लासेस ले पाऊंगा। तो आप उसको ऑपरेशंस मत समझिए, आपने सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट किया, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इंटर कंपनी लोन देना और लेना, अगर आपने लोन दिया है तब तो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने लोन लिया है तो फाइनेंसिंग है। बिकॉज हम लोग लोन देने को फाइनेंसिंग नहीं मानते। आप किसी को लोन देंगे तो इंटरेस्ट कमाने के लिए, डिविडेंड कमाने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी।
बिकॉज किसी को लोन देना मतलब क्या, आपने कोई कंपनी का डिवेंचर खरीदा, वो भी तो लोन ही दिया ना, तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर हमने सब्सिडी को लोन दिया या सब्सिडी के शेयर में पैसे लगाए, तो सब्सिडी को लोन मिला या शेयर का पैसा मिला, उसके लिए फाइनेंसिंग है। और बोलिए दीपक जी, बोलिए। और भी किसी को कोई मन में लग रहा है कि वेयर दिस कैश फ्लो विल बी कमिंग, बोलिए अंकित जी। अंकित जी आवाज नहीं आ रही है यार। जो मैंने बोला कि अगर मैं बिल्डिंग खरीदूंगा बिजनेस करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट है लेकिन इन द बिजनेस। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग खरीदूंगा भाड़े पे देने के लिए, बेचने के लिए, तो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। दोनों ही इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। एक बात समझिए, कंफ्यूजन कहां हो रहा है बाला, कि इफ आई एम परचेजिंग कंप्यूटर देन इट इज कंप्यूटर इज फॉर बिजनेस पर्पस। मैं पढ़ाऊंगा कैसे? कंप्यूटर लैपटॉप तो बिजनेस के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर लैपटॉप को सैलरी रेंट थोड़ी ना बोलेंगे। ये कंप्यूटर लैपटॉप सालों साल यूज होगा, प्रॉपर्टी बिजनेस में सालों साल यूज होगी, वो इन्वेस्टमेंट ही है, वो ऑपरेशंस में काम आएगा लेकिन सालों साल। सो दैट इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। और अगर आप बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। सो इन्वेस्टमेंट इन द बिल्डिंग वेयर यू विल बी डूइंग योर बिजनेस, और इन्वेस्टमेंट इन द बिल्डिंग विच यू विल बी लेटिंग इट आउट, वो इन्वेस्टमेंट ही है। क्या भाई, आगे आगे किसको क्या डाउट है कि सर ये कहां आएगा, ये कौन सा कैश फ्लो माना जाएगा? आगे बढ़े, शुड वी प्रोसीड? फटाफट भाई। सो आगे बढ़ते हैं, आप बोलोगे नहीं तो बढ़ना तो पड़ेगा। नाउ जो अभी मैंने बोला कि अगर हम लोग लोन वाले से लोन लेंगे, इंटरेस्ट देंगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, तो जिनसे हमने फंड लिया हम उनको दे रहे हैं ना, तो उसको फाइनेंसिंग बोला जाता है। इसमें स्टोरी है, थोड़ा और आगे 5-10 मिनट बाद बोलूंगा। डिविडेंड के लिए स्टोरी है। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर जो आप जो भी बोलते हैं सब लिखिए। अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लास नहीं होता और आप कोई क्लासरूम में फिजिकली बैठे हैं, मैंने तो 15 साल क्लासरूम में पढ़ाया है, सिंस 95-96 से लेकर 2000 आप मान लीजिए 11-12 तक। क्लासरूम में भी इसको लिखेंगे क्या? आप ये मत सोचिए कि ऑनलाइन क्लास है। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है सर जो बोल रहे हैं वो लिखिए। इसको कैसे लिखे यार, इसको कैसे लिखे? कोई बता सकता है कि इस बात को जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको लिखे कैसे? फिर तो यार लिखते ही रह जाएंगे, फिर तो पढ़ा नहीं पाएंगे। हर चीज को लिखा नहीं जा सकता, जो जरूरत है लिखना वो जरूर लिखूंगा। कोई क्वेश्चन है ट्रिकी है, लिख के सॉल्व करूंगा। कोई जगह आप डाउट रेस करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, लिख के सॉल्व करूंगा। कोई जगह लग रहा है कि लिख के सॉल्व करना है, वो ऑलरेडी नोट्स में है। जहां जरूरत होगी वहां जरूर लिख के करेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल क्लासरूम फेस टू फेस भी रहते तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये लिखा नहीं जाता है। ये 15 साल जब मैं पढ़ाया था, 20 साल फेस टू फेस क्लासेस, तो भी कभी नहीं लिखा, ऐसे ही पढ़ाता था। तो आप गलत तरह से अपने आप को तैयार मत करिए। यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, फॉर दैट रीजन यू आर थिंकिंग व्हाई इट इज नॉट रिटन। मेरा नाम प्रकाश सराफ है, मैं लिखूंगा माई नेम इज प्रकाश सराफ, आई एम टीचिंग इन सराफ एकेडमी। ऐसा नौटंकी नहीं यार, यू कांट राइट एवरीथिंग, दिस इज कॉन्सेप्ट। और रिकॉर्डिंग आपके पास है, जब रिकॉर्डिंग है तो प्यार से मन से करिए। ये मत सोचिए कि हो गया, अभी अगर बोले और सब समझ में आ ही गया तो फिर पढ़ने का, फिर तो क्लास का भी जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग करना मस्ट है। आप अगर लाइव क्लास की है, रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, आपको कभी नॉलेज नहीं होएगा। तो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। रिकॉर्डिंग है, आप 2 बार 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 रोक रोक के सुन लीजिए, लेकिन इसको लिखा नहीं जा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि इसको लिखा जाए। अंडरस्टैंड, जो चीज लिखना चाहिए वो क्लास में लिखा जाएगा। आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं, उन्हीं को ये बोला जा रहा है
कि आप ही से पूछ रहा हूं जो ये बोलते हैं, क्या लिखूं मैं अभी? व्हाट शुड आई राइट? यू से, यू एडवाइज, आई विल डू दैट इन द क्लास। नाउ ये सारा कैश फ्लो जो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट? मेरा कंपनी में निकालना है। मेरा कंपनी में आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का पूरा साल भर का ये तीनों कैश फ्लो निकालना है। तो आप मेरे से आकर क्या पूछेंगे? अगर मैं बोलूं आपको ये जॉब दिया जाए और आप मेरे यहां कैश फ्लो तीनों निकालिए, तो आप क्या करोगे? आप मेरे को पूछोगे कि प्रकाश जी आपके यहां साल भर में ट्यूशन फीस कितना आया? तो मैं आपको क्या दूंगा? हम लोग टैली में अकाउंट्स बनाते हैं, मैं टैली में आपको अकाउंट्स बना हुआ दे दूंगा। हम लोग कोई पेन एंड पेपर में अकाउंट्स कोई नहीं बनाता होएगा, टैली मैंने दे दिया। टैली में अलग अलग लेजर्स है, टैली में ट्रायल बैलेंस है, सब है, अपने आप बना हुआ है। तो टैली में आपने लेजर में देखा ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आपको सराफ एकेडमी में दिख रहा है 3 करोड़, कि भाई सराफ एकेडमी के पास 3 करोड़ ट्यूशन फीस आया। तो आप बोलोगे कैश फ्लो के अंदर ट्यूशन फीस 3 करोड़। मान लीजिए ट्यूशन फीस में आपको दिख रहा है कि कुछ स्टूडेंट 4, 5, 10 लोग हैं जिनसे पैसा लेना बाकी है, यानी कि 3 करोड़ ट्यूशन फीस है, लेकिन पैसा अभी 3 करोड़ नहीं आया। मान लीजिए 3 करोड़ में 2 लाख रुपया आना बाकी है। तो आप कैश फ्लो में क्या लिखोगे? ट्यूशन फीस रिसीव्ड 2 करोड़ 98 लाख। आपको ये लिखने के लिए मेरे को डिटेल देना पड़ेगा कि मेरा ट्यूशन फीस क्या है, उसमें से कितना बाकी है। तो आप लिख पाओगे ट्यूशन फीस का 2 करोड़ 98 लाख आया। ये कहां लिख रहे हो आप? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बिकॉज ट्यूशन फीस मेरे लिए ऑपरेशंस। प्रकाश सराफ एकेडमी में ऑपरेशंस करके 2 करोड़ 98 लाख ट्यूशन फीस से 22-23 में आया। अब ट्यूशन फीस करने में सैलरी दिया 12 महीना, जो भी स्टाफ है, आप सैलरी का लेजर देखोगे। सैलरी का जो पैसा दिया वो आप बोलोगे सैलरी पेड। इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दिया, आप सब डिटेल देखोगे और वो डिटेल से आप उनको निकाल कर लिखते जाओगे। सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डूम डाम, जो भी आपका बिजनेस पे खर्चा है यार, तो आपको क्या मिलेगा कि पूरा साल भर बिजनेस करके, ऑपरेशंस करके, सराफ एकेडमी में क्या पैसा आया। आप एक बात समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी बिजनेस सही तभी है जब उसका ऑपरेशन से कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर मेरा ट्यूशन फीस 2 करोड़ 98 लाख और खर्चा 5 करोड़, तो कल नहीं आज ही ट्यूशन बंद हो जाएगा, स्टोरी फिनिश। मैं तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हूं। मान लीजिए कोई क्लब, सोसाइटी, ट्रस्ट है, उसके पास भी जो डोनेशंस वगैरह आता है, वो डोनेशंस जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। कोई भी दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते अगर आपके पास ऑपरेशन से पैसा कम आता है और खर्चा ज्यादा होता है। जब कोई नया नया बिजनेस चालू करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपका ऑपरेशंस में खर्चा इनकम से ज्यादा है, चलेगा। लॉन्ग रन में नहीं, यू कांट सस्टेन। यानी कि आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और आप अगर कंपनी में देख रहे हैं कि उसका कैश फ्लो और ऑपरेटिंग निगेटिव है 2, 4, 5 महीने से, मैनेजमेंट को तुरंत बताना है, भाई क्या चल रहा है, ये क्या करना होएगा, खर्चों को कंट्रोल करना होएगा, सेल को बढ़ाना होएगा, नहीं तो सब खत्म होने वाला है। ऑपरेशन से कैश फ्लो पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन ये ऑपरेशंस में कंप्यूटर लैपटॉप का खर्चा नहीं लेस कर रहे हैं, बिकॉज कंप्यूटर लैपटॉप थोड़ी ना 1 साल में खत्म हो जाएगा, थोड़ी ना हर साल बार बार खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में किया जा रहा है वो नहीं, जो बिजनेस के खर्चे हैं उनको लेस करके बात कर रहे हैं कि भाई ऑपरेशन से हमारा कैश फ्लो क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो निकालना है तो क्या करेंगे? फिर से सराफ एकेडमी का लेजर में देखेंगे कि जो उनका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टूम टाम जो भी है, उन सब में क्या चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। लेजर दिखाएगा ना कि पहले इतना था, इतना खरीदे, इतना बेचे, इतना डेप्रिसिएशन, टूम टाम, बहुत सारा चीज दिखाएगा। उसमें से क्या पकड़ना है? कौन कौन सा एसेट्स खरीदे
और कौन कौन सा एसेट्स हमने सेल किया, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। जैसे मैंने बोला अभी लास्ट 1 मंथ में हमने 4 कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन वो तो 2023-24 में आएगा, 2022-23 में तो नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज परचेज्ड इन मई जून, दैट इज नॉट परचेज्ड बिफोर मार्च 31 के पहले नहीं। लेकिन कुछ और किया होगा पिछले साल यार, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर जो भी एसेट्स बिजनेस करने के लिए खरीदा और जो भी एसेट्स बिजनेस से बेचा गया, बिकॉज जब एसेट्स पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, इफिशिएंट नहीं होता है, हम लोग बेच देते हैं, तो वो लेजर देखने से पता चलेगा कि कितना पैसा आया और गया। और अगर सराफ एकेडमी ने शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसे लगाए हैं, उनका भी लेजर देखना होगा कि उनमें कितना पैसा हमने लगाया, कितना का बेचा, वो सब देखना होगा। कोई कंपनी से डिविडेंड मिला, डिविडेंड अगर मिला तो मेरा बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, मेरा ऑपरेशंस तो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डिविडेंड लेना मेरा ऑपरेशंस नहीं है, डिविडेंड मेरा इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड का पैसा मिला, कोई जगह इन्वेस्टमेंट किए, इंटरेस्ट का पैसा मिला, वो भी इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंसिंग देखेंगे, लोन का बैलेंस देखेंगे, शेयर कैपिटल का बैलेंस देखेंगे, लोन का रीपेमेंट वगैरह, वो सब चीज को देखेंगे कि उनमें क्या चेंजेस हुआ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। इन तीनों को जब मिलाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों मिलाकर मान लीजिए 25 लाख, 25 लाख, और मेरा साल के बिगिनिंग में कैश और बैंक बैलेंस 10 लाख था, तो 10 लाख और 25 लाख टोटल मिला के कितना हो गया, 35 लाख। 31 मार्च 2023 को कैश एंड बैंक बैलेंस दिखेगा 35 लाख, नहीं दिखेगा तो मैंने कैश फ्लो गलत निकाला है। अगर क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक बैलेंस 35 लाख नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी। जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी बराबर नहीं है, कुछ गलती कर दी, वैसे ही कैश फ्लो में ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, और जो तीनों से कैश पैसा आना जाना हुआ, नेट में आया गया, वो क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। नहीं है तो कुछ तो गलती की है आपने। लेकिन ये बनाने के लिए ये इस तरह से कहीं नहीं किया जाता। नॉट दैट इन सराफ एकेडमी, नॉट दैट इन रिलायंस आईटीसी, ऐसे नहीं होता। कंपनी पहले पीएल और बैलेंस शीट बना चुकी है, पीएल और बैलेंस शीट कंपनी ने अकाउंटिंग एंट्री करके लेजर फेजर बना के खड़ा कर दिया। अब आपके पास अगर पीएल और बैलेंस शीट है, आप उसी से कैश फ्लो बना सकते हो, आपको लेजर देखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही करना भी चाहिए, बिकॉज आप लेजर को देखोगे पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए, और फिर आप लेजर को देखोगे कैश फ्लो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। समथिंग कैन बी डन इन 5 मिनट्स, एंड इफ यू आर टेकिंग इन 5 hours, दैट मीन्स यू आर मैड, दैट मीन्स वी आर कालिदास। जब पीएल और बैलेंस शीट को देखकर कैश फ्लो बन जाएगा, तो हम क्यों लेजर्स में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम में भी आपको क्या देगा, पीएल और बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का डिटेल आपको क्वेश्चन में रहेगा, और आपको कैश फ्लो निकालने बोलेगा। अब वहां से चालू करते हैं, जो रहेगा जैसे आपको एग्जाम में मिलेगा, जैसे आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि उससे हम कैसे निकालेंगे। जब पीएल अकाउंट है तो क्या रहेगा, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन, सेलिंग, ऑपरेटिंग इनकम, फिर उसके बाद कोई नॉन ऑपरेशन, कोई भी अनयूजुअल इनफ्रीक्वेंट आइटम हुआ, लॉस गेन हुआ, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, टैक्स, फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव की बात नहीं कर रहा, केवल प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात कर रहा हूं। यह आपको पीएल अकाउंट में मिल रहा है, दिख रहा है। बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, एसेट्स का एसेट्स, नॉन करेंट लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, फिर उसके बाद लाइबिलिटी में इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स वगैरह, फिर उसके बाद नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। मैंने पिछले दिन बोला था यूएस गैप में बैलेंस शीट उल्टा बनता है, वो लोग पहले करंट फिर नॉन करंट फिर उसके बाद इक्विटी वगैरह दिखाते हैं, वो लोग पहले करंट एसेट्स फिर उसके बाद नॉन करंट दिखाते हैं। लेकिन आईएफआरएस और इंडियन अकाउंटिंग में उल्टा क्यों, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो भी समझ लीजिए कि नॉर्मली बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी दोनों जगह ही है, लेकिन दिखाने का प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अलग है।
मैंने पिछले दिन बोला था कि क्लास के बाद जिनको भी पीएल अकाउंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट ठीक से नहीं मालूम है, एक बार लिख के बना लेंगे। फिगर्स नहीं, आपको पीएल बैलेंस शीट बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक बार लिख कर बना लेंगे कि भाई बैलेंस शीट में ऐसे ऐसे ये सब आइटम आता है, तो आपको आगे पढ़ने में कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। और अगर कोई कोई लोग, मान लीजिए दीपक कुमार अग्रवाल जी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनको नहीं बनाने का जरूरत है, उनको आता है। और मे बी समबडी हैज गुड अकाउंटिंग नॉलेज, आप मत बनाइए लिख के। लेकिन आप एक बार पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अगर आपका अकाउंटिंग कमजोर है, नहीं आता है, आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है, एक बार प्लीज हाथ जोड़कर विनती है बना लीजिएगा आप, अगर आपने नहीं बनाया है तो। बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट गेट फील। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे सामने ऐसे दिख रहा है कि सेल लिखा हुआ है, और अगर कोई जन अकाउंटिंग थोड़ा नहीं जानता, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं बचपन की बात बोल रहा हूं, मेरे पास एक टीचर घर में पढ़ाने आते थे 6-7 क्लास में मैथ्स, ठीक है। अब मैथ्स में उस समय जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्री ये सब कुछ भी पढ़ते थे, जो पढ़ते थे सर्ट्स इंडिसेस वगैरह ये सब, तो मान लीजिए सर आए, सर ने 1 घंटा पढ़ाया और सर ने एक चैप्टर में से 20 क्वेश्चन होमवर्क दिया, और 20 उस चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चन है, मैं 50 बना लेता था। पढ़ने में शुरू से ही मन लगता था, ये नहीं कि बहुत चैंपियन थे, बट ये था कि मैथ्स अच्छा लगता था। तो नॉर्मली जब मैथ्स का एग्जाम देते थे तो सर सोचता था प्रकाश तो 100 में 100 लाएगा। 98 आने से भी सर को दुख होता था, बहुत डांटते थे कि भाई प्रकाश जैसा स्टूडेंट 98 लाएगा तो फिर 100 में 100 कौन लाएगा। तो नॉर्मली मैथमेटिक्स अच्छा था, आई इंजॉयड डूइंग मैथमेटिक्स। लेकिन मान लीजिए मेरे से कोई सम नहीं होता था, कोई क्वेश्चन है सर ने बताया मैं नहीं कर पाया, तो सर बोलते थे कि तुम केवल सम को देख रहा है और हम ऐसे देख रहा है, ऐसे। सो आई एम लुकिंग लाइक दिस and you are looking like this, so my view is like this, for that reason I am not facing problem। वैसे ही मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं जब बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट बोल रहा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, और अगर किसी का अकाउंटिंग नॉलेज थोड़ा है, वो केवल ऐसे देख रहा है, तो ऐसे देखने से आपको नहीं क्वेश्चंस होंगे, फीलिंग नहीं आएगा। आपको एक बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अगर आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं हो सकता भाई। नाउ अगर हम लोग को पीएल अकाउंट बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो आप पहले पीएल अकाउंट से चालू करिए। क्या चालू करेंगे? पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन माइनस सेलिंग विच इज ऑपरेटिंग इनकम, उसके अंदर नॉन ऑपरेशनल खर्चा इनकम को एडजस्ट किए, सब लेके आपका आया। आपका पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस दे रहे हैं। आप पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस है, टैक्स के पहले, कोई जरूरी नहीं है वैसे चालू करना, लेकिन आप टैक्स के पहले जो प्रॉफिट है उससे स्टार्ट करिए। मतलब पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उससे आप स्टार्ट करोगे। उससे स्टार्ट करने के बाद पीएल अकाउंट में बहुत सारा नॉन कैश खर्चा आपने लिखा है, डेप्रिसिएशन, एमोरटाइजेशन। डेप्रिसिएशन जो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लैंड नहीं, जो प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी ये सब पे होता है। एमोरटाइजेशन जो इनटेंजिबल एसेट्स, मान लीजिए मेरा लोगो है, मान लीजिए कोई टेक्निकल नो हाउ है, हम लोग उनको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल मींस है क्या पता है, लेकिन वो इनटेंजिबल एसेट्स कोई चीज नहीं है जिसको छू ले, या दैट इज इन अ डॉक्यूमेंट, इन अ पेपर, इन अ पेन ड्राइव। तो ये लोगो या कोई टेक्निकल नो या कोई नोट्स मैंने बनाया, मैंने उस पर कॉपीराइट एक्वायर कर लिया, दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू में जब डेप्रिसिएशन होता है, हम लोग उसको बोलते हैं एमोरटाइजेशन। और टेंजिबल एसेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर कंप्यूटर लैपटॉप व्हीकल्स, इन पे जब वैल्यू का डेप्रिसिएशन होता है तो हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एमोरटाइजेशन दोनों खर्चा दिखा रहे हो, प्रॉफिट को कम कर रहे हो। आपने जो प्रॉफिट अभी चालू किया, जिसमें आप कैश फ्लो बनाने के लिए प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो, वो प्रॉफिट में ये दोनों डेप्रिसिएशन एमोरटाइजेशन लेस किया हुआ है, लेस किया हुआ है।
तो आपको अगर कैश फ्लो में बदलना है, आप इसमें से ये नॉन कैश खर्चा ऐड कर दीजिए। कोई जबरदस्ती है, जबरदस्ती नहीं है। आपको ऐसे अगर नहीं बनाना है, आप चुपचाप से जो ट्यूशन फीस का पैसा आया, जो आपने सैलरी का पेमेंट किया, जो आपने रेंट पे किया, आप उनको माइनस करिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन हम उतना दिमाग, उतना बुद्धि, उतना टाइम जो 5 मिनट का काम है 5 घंटे में नहीं करना चाहते। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जाम में, दोनों जगह, मैं ये नहीं बोल रहा खाली एग्जाम में, प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम में, दोनों जगह आप प्रॉफिट से शॉर्टकट मारिए, शॉर्टकट करिए। शॉर्टकट मतलब आपको प्रॉफिट से चालू करना है, टैक्स के पहले वाला, और उसमें नॉन कैश खर्चा, जो प्रॉफिट को तो कम किया लेकिन आपके कैश बैलेंस को कम नहीं किया। आपका कैश बैलेंस ज्यादा है, बिकॉज डेप्रिसिएशन का पैसा हम किसी को नहीं देते। तो प्रॉफिट निकालने में डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, लेकिन मेरा बैंक में वो पैसा है, तो हमको प्रॉफिट में नॉन कैश खर्चा ऐड करना है, डेप्रिसिएशन, एमोरटाइजेशन। कोई और नॉन कैश खर्चा जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो? एनीबडी? अंकित जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आपने लिखा है। कोई और नॉन कैश खर्चा? बाला, वॉइस इज नॉट कमिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स मतलब मेरे पास ये कंप्यूटर, लैपटॉप, दूसरा कैमरा वगैरह है, मैंने इनको बेचा, इनको बेचने से लॉस हुआ। लॉस कब होएगा? मान लीजिए कंप्यूटर मैं 5 साल से यूज कर रहा हूं, इसको मैंने खरीदा था 1.5 लाख में, डेप्रिसिएशन 5 साल में 90,000 हो चुका है, यानी कि इसका वैल्यू 60,000 है। मैंने बेचा 60,000 से कम दाम में, नुकसान हुआ। मान लीजिए मैंने बेचा 50,000 में, 10,000 का लॉस। ये पैसा किसको दिया? किसी को नहीं। ये पीएल अकाउंट में लॉस है, लेकिन ये मेरे पास तो पैसा 50,000 आया है, गया थोड़ी ना है। 60,000 कंप्यूटर सोल्ड फॉर 50,000, देयर इज नो कैश फ्लो ऑफ 10,000। लेकिन पीएल अकाउंट बनाने में तो मैंने प्रॉफिट में से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस कर दिया ना। मेरे पास रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर मैंने खरीदा था 2200 में, मैंने बेचा 2100 में, 2100 में। बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के बाहर का इन्वेस्टमेंट जो भी है भाई। पीएल अकाउंट तो बिजनेस का, बिजनेस के बाहर का अलग अलग नहीं बनता, कैश फ्लो अलग अलग बन रहा है। तो मेरे को प्रॉफिट में जो भी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है वो भी ऐड करना है। और कोई आइटम हो सकता है, मैं बता रहा हूं। एक्रूवल और प्रोविजंस नहीं, वो नहीं बात कर रहे। क्यों नहीं बात कर रहे? आ रहा हूं। मान लीजिए मैंने कोई डिवेंचर वगैरह इशू किया, और मैंने डिवेंचर होल्डर को बोला आपको 5 साल बाद पे करेंगे प्रीमियम के साथ। 100 रुपए का डिवेंचर इशू किए, और 5 इयर्स के बाद वी विल बी पेइंग देम 110 प्रीमियम। तो ये जो 10 का लॉस होगा ये 5 साल बाद होगा। अकाउंटिंग रूल्स बोलता है कि ये जो आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करना है, ये आप हर साल धीरे धीरे खर्चा दिखाओगे। तो आपने पीएल अकाउंट में खर्चा दिखाया होएगा, लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा तो 5 साल बाद दोगे। तो आपको प्रॉफिट में इसको भी ऐड करना पड़ेगा। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, उल्टा की बात बाद में कर रहे हैं। एक बार हम ये बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, एमोरटाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी सिक्योरिटी। उस प्रीमियम को हम एमोरटाइज कर रहे हैं, उस प्रीमियम को हम धीरे धीरे खर्चा दिखा रहे हैं, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे। तो प्रॉफिट में मेरे को उसको ऐड करना पड़ेगा, कुछ कुछ लेस करना पड़ेगा। जो नॉन ऑपरेशनल इनकम है या नॉन कैश इनकम है, दोनों ही समझ लीजिए आप। मान लीजिए मैंने सराफ एकेडमी में से सरप्लस पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और जहां इन्वेस्ट किया मेरे को डिविडेंड मिला। तो क्या डिविडेंड मेरा ऑपरेशंस है? क्या डिविडेंड मेरा ऑपरेशंस है? मैंने सरप्लस पैसा
किसी को लोन दिया, फ्रेंड को दिया कि कोई कंपनी को दिया कि किसको दिया, तेल लेने गया, क्या लोन देना मेरा बिजनेस है अंकित जी? नहीं है। यह क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है कि फ्रेंड को दिए कि किसको दिए? काम ही नहीं है। मेरा बिजनेस लोन देना नहीं है, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो मेरा बिजनेस है? अगर आप कहीं भी बिजनेस के बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आपने प्रॉपर्टी खरीदा, भाड़े पे दिया, रेंट मिला, तो क्या रेंट आपका बिजनेस है? मेरा तो नहीं है। मेरा तो बिजनेस ट्यूशन पढ़ाना है। प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट मिलना, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलना, इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड्स वगैरह में किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किया, फ्रेंड को दिया, उस पर इंटरेस्ट मिलना, दैट इज नॉट माई बिजनेस, दैट इज नॉट माई ऑपरेशंस। तो अगर हम लोग प्रॉफिट से चालू करेंगे तो क्या करेंगे? प्रॉफिट में तो वो जरूर ऐड किया हुआ है प्रॉफिट। पीएल अकाउंट इज नॉट पीएल फॉर बिजनेस, पीएल फॉर नॉन बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कैश फ्लो के अंदर तो हम अलग अलग दिखा रहे हैं ना। तो प्रॉफिट में से ये जितना भी नॉन इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये सब क्या करना होगा? लेस करना होगा। पैसा आया है, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशंस नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां एक बात समझना है, आईएफआरएस और यूएस गैप में डिफरेंस है। आईएफआरएस बोलता है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट ऑन प्रॉपर्टी मिल रहा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम है। लेकिन यूएस गैप बोलता है कि जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपको रेंट ऑन प्रॉपर्टी मिल रहा है, वो आपका ऑपरेशंस इनकम है। यानी कि आपके एग्जाम में सीएम में यूएस कोर्स है, तो आपके एग्जाम में आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड प्रॉफिट में से लेस नहीं करना है। लॉजिक में आते हैं, अगर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड का पैसा मैंने मिलने के बाद बिजनेस में लगा दिया। अगर मैंने लोन दिया, लोन का इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट का पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया। यानी कि वो बिजनेस नहीं था, लेकिन इनकम को मैंने बिजनेस में यूज कर लिया। तो यूएस गैप सोच रहा है कि आप पैसा जो लाए हैं वो बिजनेस में यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो ऑपरेशंस ही है। लेकिन आईएफआरएस और इंडियन अकाउंटिंग क्या बोलता है? आप कहां यूज कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप वो पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट करके कमाए थे, वो आपका इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो है, वो आपका ऑपरेशंस नहीं है। यानी कि मैं अगर एसीसीए सीआईएमए के लिए पढ़ाऊंगा, मैं अगर इंडिया का सीए, इंडिया का सीडब्ल्यूए के लिए पढ़ाऊंगा, तो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। बट अगर मैं यूएस गैप के लिए पढ़ाऊंगा, यूएस सीपीए, यूएस सीएमए और यूएस सीएफए पढ़ाऊंगा, तो वो लोग यूएस गैप फॉलो कर रहे हैं, वहां पर है इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलना इज एन ऑपरेशनल कैश फ्लो। यानी कि आपका क्वेश्चंस में जब आप सम सॉल्व करोगे, हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर मिला है तो हम लोग ऑपरेशंस प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे। दोनों का लॉजिक अलग है। किसका लॉजिक आपको पसंद आ रहा है आपकी मर्जी है। डिबेट करने हम लोग क्लास में नहीं बैठे। डिफरेंट अकाउंटिंग, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने बता दिया कि जिससे कि कॉमन नॉलेज रहे आपको। बट यूएस गैप में इंटरेस्ट और डिविडेंड इज ऑपरेशंस, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। तो आप जब सम सॉल्व करोगे, आपको प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और डिविडेंड लेस नहीं करना है, बिकॉज वो आपका ऑपरेशंस ही है। अंकित जी, जो आपने बोला फ्रेंड को लोन देंगे, फ्रेंड को लोन देना आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस लोन देना है क्या? फ्रेंड को लोन देंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट है, फ्रेंड से लोन लेंगे वो आपका फाइनेंसिंग है। आप दुनिया से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, किसी और से लेंगे, देंगे, वो आपका बिजनेस नहीं है। लोन देना और लेना बिजनेस किसका है? लोन देना और लेना बिजनेस किसका है? बैंक्स का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, हमारा और आपका नहीं है। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो इंटरेस्ट और डिविडेंड यूएस गैप के अंदर ऑपरेटिंग है, आपको उसको लेस नहीं करना है। अब आते हैं जो दीपक जी बोल रहे थे, एक्रूवल्स, प्रोविजंस। जो दीपक जी बोल रहे थे या कोई और बोल रहा था, बोला नहीं होएगा, मैं बोल रहा हूं। हम लोग बिजनेस में अकाउंट्स बनाते हैं एक्रूवल बेसिस, जो सबसे पहले आदर्श जी ने बोला था। लेकिन अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कैश बेसिस, कैश फ्लो।
मैंने बोला आप लोगों को मैंने ट्यूशन आप लोगों को दिया, किसी स्टूडेंट ने पैसा अभी दिया नहीं, तो प्रॉफिट में तो ट्यूशन फीस पूरा एडेड है। अगर 3 करोड़ ट्यूशन फीस है, प्रॉफिट तो 3 करोड़ को लेकर आया है, लेकिन 2 लाख रुपया स्टूडेंट से मिला नहीं है। तो मैं कैश फ्लो निकालने के लिए जो अभी तक हमने किया है, उसमें से जो 2 लाख स्टूडेंट से नहीं मिला उसको लेस करेंगे। प्रॉफिट था, पैसा नहीं मिला ना, स्टूडेंट दिया नहीं है, तो कैश फ्लो निकालने के लिए तो 2 लाख लेस करना होगा ना प्रॉफिट में से। वैसे ही सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारा खर्चा हम पीएल में दिखाए हैं, हमने पेमेंट नहीं किया। एक्रूवल और प्रोविजंस उसी को बोलते हैं। बहुत सारा खर्चा हमने खर्चा दिखाया है, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो प्रॉफिट में वो कम हो गया, प्रॉफिट गिर गया, लेकिन हमारा कैश फ्लो नहीं गिरा है, तो हमें उसको ऐड करना होगा। उनको ऐड लेस करने के लिए कैसे सोचते हैं आप ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने ट्रेनिंग क्लासेस दी लेकिन स्टूडेंट ने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो जो स्टूडेंट से पैसा बाकी है क्या वो बैलेंस शीट में आता है क्या? आपने क्रेडिट सेल जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं किया, और आपको कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है, तो जो पैसा मिलना बाकी है क्या वो बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाते हैं क्या? रिसीवेबल्स और डेटर्स, रिसीवेबल्स और डेटर्स, या जिसको भी आपको पेमेंट करना है, आपने पेमेंट नहीं किया तो आप उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाते हैं क्या? ट्रेड पेएबल्स, प्रोविजंस, जो भी आपको नाम लिखना है, ये सारा जो आइटम है ये सब बैलेंस शीट के अंदर आता है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के अंदर। जिससे भी आपको पैसा मिलना है 1 साल के अंदर, करंट एसेट्स, जिसको भी आपको पेमेंट करना है 1 साल के अंदर, करंट लायबिलिटी। फॉर दैट रीजन द वर्ड इज करंट। करंट का मतलब होता है पेएबल रिसीवेबल विद इन 1 ईयर। करंट का मतलब होता है पेएबल रिसीवेबल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर देना और लेना, दैट इज कॉल्ड करंट। अभी बात क्या है कि रिसीवेबल है। रिसीवेबल तो साल भर चेंज होते रहता है। हर दिन आप किसी को क्रेडिट सेल करेंगे, किसी से पैसा लेंगे, कोई बैड डेट होगा, कोई सेल्स रिटर्न होगा, कोई डिस्काउंट अलाउ करेंगे। इतना डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, कैश फ्लो बनाना है। सिंपली क्या सोचना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सराफ एकेडमी में लास्ट ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल डेटर्स 1 लाख। मैं ऐसे ही फिगर ऐसा ले रहा हूं कि आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़े। रिसीवेबल और डेटर्स ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, साल के बिगिनिंग में 1 लाख, ड्यूरिंग द ईयर 3 करोड़ का सेल, तो 3 करोड़ और 1 लाख, टोटल क्लोजिंग 3 करोड़ 1 लाख। लेकिन हमें रिसीवेबल कस्टमर से 2 करोड़ 98 लाख मिल गया और पहले का 1 लाख भी मिल गया, मतलब 2 करोड़ 99 लाख मिल गया। यानी कि रिसीवेबल और डेटर्स बैलेंस शीट में कितना होएगा? 2 लाख। 1 लाख पहले का, 3 करोड़ इस साल का, 3 करोड़ 1 लाख, और हमें 2 करोड़ 99 लाख मिल चुका, तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल कितना रहेगा? 2 लाख। बैलेंस शीट में रिसीवेबल, इसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं बात कर रहा हूं। somebody will say that sir I've never studied accounts। ए भाई प्लस माइनस तो समझेगा ना यार, कि 1 लाख पहले का मिलना था, 3 करोड़ इस साल का, 3 करोड़ 1 लाख, और अभी भी 2 लाख मिलना है, इसका मतलब 2 करोड़ 99 लाख मिल गया। प्रॉफिट जो आपने पीएल अकाउंट का प्रॉफिट से चालू किया है, उस पीएल अकाउंट का प्रॉफिट में आपने सेल 3 करोड़ लिखा है, यानी कि आपका प्रॉफिट 3 करोड़ ऐड करके आया है, उससे आप कैश फ्लो निकाल रहे हो। लेकिन आपको मालूम है पैसा 3 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 99 लाख आया। पैसा कितना आया? 2 करोड़ 99 लाख। कब आया, कितना आया, किससे आया? तेल लेने गया, आया ना भाई, तभी तो 2 लाख बाकी है। यानी कि कैश फ्लो के अंदर आपको 2 करोड़ 99 लाख जोड़ना है, लेकिन प्रॉफिट में 3 करोड़ जोड़ा हुआ है। तो अगर आप प्रॉफिट में से 1 लाख लेस कर देंगे तो कैश फ्लो बन जाएगा। 1 लाख कहां से आया?
पिछले साल का रिसीवेबल डेटर्स 1 लाख, इस साल का रिसीवेबल डेटर्स 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख। आप ओपनिंग बैलेंस 1 लाख को मत पकड़िए, 1 लाख से 2 लाख जो चेंज है वो चेंज सेल हुआ, पैसा नहीं मिला। 1 लाख से 2 लाख का सेल हुआ, पैसा नहीं मिला। तो आप अगर केवल रिसीवेबल का जो चेंज है, केवल रिसीवेबल का जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, काम बन जाएगा। बिकॉज अगर बोलेंगे आप मैं ये नहीं लूंगा, तो फिर आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। कौन कौन सा आदमी से कितना पैसा आया, कितना कैश सेल हुआ, कितना क्रेडिट में हुआ, जिसका पैसा कितना आया, यह देखना पड़ेगा। भाई सब मिला के बात तो यही होगी ना, अलग क्या होगी। जब 1 लाख पहले का था, 3 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ, तो 3 करोड़ 1 लाख मिलने का बनता है। साल के एंड में 2 लाख बाकी है, यानी कि 3 करोड़ 1 लाख माइनस 2 लाख, 3 करोड़ 1 लाख माइनस 2 लाख, 2 करोड़ 99 लाख पैसा आया है, 2 करोड़ 99 लाख। लेकिन हमने प्रॉफिट में 3 करोड़ लिया है, तो हमें कैश फ्लो में बदलने के लिए 1 लाख लेस करना है। केवल रिसीवेबल नहीं, जितना भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, सब में यही सोचना है। आपको नहीं जरूरत है कितना सेल किए, कितना पैसा आया, केवल ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करिए, केवल ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करिए, सब बात अपने आप हो जाएगी। मैं और अंदर इसमें घुस रहा हूं धीरे धीरे, बिकॉज कोई जन अगर अच्छे से जानता है उसके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे। जस्ट वेट, गिव मी 10 मिनट्स। मान लीजिए हम कोई पेएबल्स जिससे सामान खरीदते हैं, ये सब की बात हो रही है, क्रेडिटर्स जिनको बोलते हैं, क्रेडिटर्स और पेएबल्स सेम स्टोरी। कि मान लीजिए क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस साल के बिगिनिंग में 5 लाख था, ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 करोड़ का सामान खरीदा, तो 1 करोड़ 5 लाख, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख में से 4 लाख ही क्यों बचा। इसका मतलब 1 करोड़ 1 लाख वी हैव पेड, 5 lakh opening balance, 1 crore purchases, 1 crore 5 lakh, but the closing balance is 4 lakh. That means 1 crore 1 lakh we have paid. आपने पीएल अकाउंट अगर बनाया तो आपने पीएल अकाउंट में तो परचेजेस 1 करोड़ लिखा होगा, यानी कि आपका प्रॉफिट आया 1 करोड़ को माइनस करके, लेकिन कैश फ्लो में कितना माइनस होगा, 1 करोड़ 1 लाख, क्योंकि 1 करोड़ जो आपने खरीदा वो तो पेमेंट कर दिया, पुराना वाला 5 लाख में से 4 लाख, 1 लाख और पे कर दिया। तो आप कैश फ्लो में निकालने के लिए क्या करेंगे, अलग से पेएबल्स 1 लाख माइनस कर देंगे। मान लीजिए क्लोजिंग पेएबल्स या क्रेडिटर्स 4 नहीं 7 लाख है, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, परचेजेस 1 करोड़, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख, 4 लाख प्लस 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, बट 7 लाख इज द क्लोजिंग बैलेंस, सो 98 लाख इज पेड। 1 करोड़ 5 लाख माइनस 7 लाख 98 लाख पेमेंट हुआ। आपने कैश फ्लो में 1 करोड़ खर्चा दिखाया, लेकिन पेमेंट कितना हुआ, 98 लाख। 98 लाख पेमेंट हुआ तो कैश फ्लो में तो 98 ही माइनस होगा, प्रॉफिट में 1 करोड़ माइनस होकर रखा है, तो आप कैश फ्लो में 2 लाख जोड़ दीजिए। यू कैन ऐड 2 लाख इन द कैश फ्लो। इनको ऐसा क्यों कर रहे हैं, नॉट दैट एग्जाम में करना है इसलिए नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। हम कोई पेएबल्स 50 बार 1000 बार 1000 लोगों से खरीदे सबका खोलकर नहीं बैठते, सीधा सीधी ओपनिंग क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ उससे फटाफट मसाला मिल जाएगा। पीएल अकाउंट से दिखेगा फिगर परचेज का, बैलेंस शीट से दिखेगा इस साल का क्लोजिंग, पिछले साल का बैलेंस शीट से पिछले साल का क्लोजिंग, बस हो गया 2 सेकेंड में। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस कंपेयर्ड विथ क्लोजिंग बैलेंस, डिफरेंस इज एक्चुअली द पेमेंट और रिसीट। वो भी हमें निकालना नहीं है, हमको थोड़ी ना 98 लाख निकालना है, हमें तो 5 लाख और 7 लाख 2 लाख डिफरेंस लेना है, हमें तो 5 लाख और 4 लाख 1 लाख डिफरेंस लेना है, यानी कि कितना देर में होगा, सेकेंड्स में, सेकेंड्स में। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जाम में भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का आइटम सबका सब पीएल अकाउंट के थ्रू आया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल, सब। एक बार इन्वेंट्री के बारे में नहीं बात कर रहा, एक बार सब आइटम आपको पीएल के थ्रू आया है।
तो आप अगर उन आइटम का जो ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस है वो लेंगे, सब हो जाएगा। आपको अंदर में जाने की जरूरत नहीं है कितना का खरीदे, क्या डिस्काउंट मिला, क्या भाई बात पैसे की कर रहे हैं ना यार। ओपनिंग इतना, इतना खरीदे, इतना क्लोजिंग, मतलब बैलेंस पेमेंट हुआ, रिसीट हुआ। केवल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से काम बन जाएगा, आपको और अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नाउ रिसीवेबल से रिलेटेड हम आगे भी बहुत पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज जरूरत यहां है, रिसीवेबल और डेटर्स, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलावेंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स। वो लोग प्रोविजंस वर्ड यूज नहीं करके अलावेंस यूज करते हैं, कोई बात नहीं है, जो भी यूज कर ले यार। मान लीजिए स्टूडेंट्स लोग हैं, पढ़ रहे हैं, किसी से पैसा बाकी है, वो स्टूडेंट ना तो क्लास लाइव कर रहा है, और जब उसको मेल फिल डाल रहे हैं तो भी वो स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहा, जब फोन कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहा, उससे पैसा बाकी है। तो क्या होएगा? हम ये मानेंगे बैड डेट हो गया, हम ये मानेंगे स्टूडेंट पैसा नहीं देगा। हमारे यहां तो ये सब होता नहीं है, बिकॉज नॉर्मली वी डोंट अलाउ क्रेडिट सेल। स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, पैसे पहले देने होंगे, लेकिन दुनिया में क्रेडिट सेल इज द सोल ऑफ बिजनेस। आप लोग जहां पर काम करते होंगे क्रेडिट सेल जनरली होता होगा। दो स्टोरी वहां आता है, एक होता है बैड डेट और एक होता है अलावेंस और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर बैड डेट होता है तो भी हम लोग बैलेंस शीट में रिसीवेबल से लेस करके दिखाते हैं, और अगर अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स होता है तो भी हम बैलेंस शीट में लेस करके दिखाते हैं। अलावेंस का मतलब बैड डेट के चांसेस है, और बैड डेट मतलब चांस नहीं, हो गया, पैसा नहीं देगा वो। सो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिससे पैसे बाकी हैं, वो क्लास भी नहीं कर रहा, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं करता, वो फोन का मेल का भी जवाब नहीं देता, वो गड़बड़। मान लीजिए मैंने एक बार सोचा कि भाई अभी बैड डेट नहीं मानते हैं, अभी एक बार उसके ऊपर प्रोविजन या अलावेंस क्रिएट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट से 29,000 बाकी है, हमने 29,000 का प्रोविजन और अलावेंस बना लिया। क्या किया? पीएल अकाउंट में खर्चा लिख दिया, प्रोविजन और अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और बैलेंस शीट में रिसीवेबल से लेस करके दिखा दिया। बैलेंस शीट में रिसीवेबल से लेस करके दिखा दिया। यानी कि अगर मैं थोड़ा ज्यादा फिगर का, अब मैं बड़ा बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा, थोड़ा 1,000 2,000 का एग्जांपल ले रहा हूं, सो दैट वी कैन डू 3 करोड़ 5 करोड़, ऐसा बोलने में तकलीफ होता है। रिसीवेबल 1,000 ओपनिंग बैलेंस, रिसीवेबल 1,000 ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर सेल 5,000, so total 6,000. During the year collection, during the year collection, say 4,500, यानी कि 1,000 ओपनिंग बैलेंस, 5,000 का क्रेडिट सेल, 6,000, 4,500 कलेक्शन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 1,500, बट प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स और अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स 100, अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स 100 अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पीएल अकाउंट में 100 आपने खर्चा भी दिखाया होगा, यानी कि बैलेंस शीट में रिसीवेबल कितना होएगा? 1,400, 1,000 ओपनिंग बैलेंस, 5,000 क्रेडिट सेल, टोटल 6,000, 4,500 रिसीव्ड, सो 1,500, 100 अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स, सो बैलेंस शीट में बैलेंस बच गया क्लोजिंग 1,400। हमें पैसा कितना मिला है? 4,500, यानी कि कैश फ्लो में क्या आना चाहिए? 4,500। हमने प्रॉफिट से चालू किया, प्रॉफिट के अंदर पीएल अकाउंट में क्या क्या आया? सेल 5,000 और 100 प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों आया ना, बिकॉज पीएल अकाउंट में सेल लिखा 5,000, 5,000 क्रेडिट सेल, और पीएल अकाउंट में प्रोविजन अलावेंस फॉर डाउटफुल डेट्स 100, यानी कि पीएल अकाउंट में नेट फिगर कितना लिखा? 4,900। क्या लिखा? प्रॉफिट में जोड़ा, 5,000 जोड़े, 100 लेस किए, तो प्रॉफिट में नेट में कितना जोड़ा? 4,900। लेकिन पैसा कितना आया? 4,500। पैसा 4,900 नहीं आया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल क्या है? 1,000, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल क्या है? 1,400।
दोनों का डिफरेंस क्या है? 400। अगर प्रोविजन के बदले बैड डेट है तो भी तो सेम बात है यार, क्या फर्क पड़ता है? बैड डेट भी पीएल में लिखेंगे, सेल भी पीएल में लिखेंगे। यानी कि आप अगर 1000 और 1400 का डिफरेंस लोगे तो आपको प्रोविजन और बैड डेट्स के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? आप अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल और डेटर्स का बैलेंस लोगे तो आपको डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर भी घुसेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जिस आइटम को हम लोग करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी मानते हैं, जिन आइटम्स को, जिसको आप और मैं सब लोग सेम ही मानते हैं, अलग नहीं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में केवल क्या करना है? जो लास्ट ईयर का बैलेंस और इस साल का बैलेंस दोनों को कंपेयर करना है, अंदर नहीं जाना है। नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ, नॉट इन एग्जाम। केवल करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में बस डिफरेंस पकड़ लीजिए। डिफरेंस को प्लस करना है, माइनस करना है। अगर आपका रिसीवेबल बढ़ गया मतलब आपने सेल किया, पैसे नहीं मिले, तभी तो बढ़ गया ना। अगर आपका एसेट्स बढ़ गया, पैसा गया। नॉट ओनली करंट एसेट्स, आपका लैंड बिल्डिंग बढ़ गया, क्यों बढ़ा? पैसा गया, खरीद के आया ना, चोरी करके थोड़ी ना आया। यानी कि जब करंट एसेट्स बढ़ेगा पैसा जाएगा, जब करंट एसेट्स गिरेगा पैसा आएगा, जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगा पैसा आएगा। बोलेगा क्यों? क्रेडिटर्स बढ़ गया, क्यों बढ़ा? सामान खरीदे। आप सोचिए, सामान खरीद के बेच चुके, आप बेचे नहीं बेचे उसको मत सोचिए। क्रेडिटर बढ़ गया, सामान आया, सामान का पैसा आया। क्रेडिटर रेड्यूस हो गया, क्यों रेड्यूस हुआ? पैसा दिए तब रेड्यूस हुआ ना। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर गुगली देता है हमने इतना का कैश सेल किया, इतना क्रेडिट सेल किया, इतना प्रोविजन, इतना बैड डेट्स, कोई काम नहीं। आप प्रॉफिट से चालू करिए, आप केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करिए, चकाचक फिगर प्रॉफिट में एडजस्ट कर दीजिए, सब हो जाएगा जो आपको करना है। यह दुनिया में शॉर्टकट क्यों है? बिकॉज पीएल बैलेंस शीट बनाने में हमें नानी याद आ चुका है, बहुत सारा लेजर जर्नल सब कर चुके। तो अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम ऐसे ही करें ना कैश फ्लो, और एग्जाम में तो ऐसे करना ही है भाई। प्रॉफिट से चालू करेंगे और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी का चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। बिकॉज हर एक करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी पीएल अकाउंट के थ्रू आया है, ऑपरेशंस है वो। आपको ऑपरेशंस कैश फ्लो निकालना है तो आपको जितना भी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में चेंजेस है उसको इनकॉर्पोरेट करना है। मान लीजिए इन्वेंट्री है करंट एसेट्स में, लास्ट ईयर इन्वेंट्री 1 लाख, इस बार इन्वेंट्री 1,20,000। बढ़ा कैसे? खरीदा होगा तभी बढ़ा ना भाई। जो खरीदा उसको आपने खर्चा दिखा दिया, लेकिन आपने बेचा कहां मेरे भाई? जो खरीदा आपने पैसा दिया कहां? बिकॉज 1 लाख से 1,20,000 है, तो इन्वेंट्री बढ़ा, पैसा गया। आपने इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 लिखकर प्रॉफिट बढ़ा दिया, पैसा थोड़ी ना आया है। इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ने से थोड़ी ना पैसा आ गया। आप इन्वेंट्री जो बढ़ गया उसको प्रॉफिट में से लेस कर दीजिए। इन्वेंट्री रिड्यूस हो गया, आपने इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक 1 लाख लिखा, क्लोजिंग 80,000, तो आपने बेसिकली प्रॉफिट को 20,000 गिरा दिया। बिकॉज ओपनिंग स्टॉक खर्चा, क्लोजिंग स्टॉक इनकम। लेकिन एक्चुअली वो सामान तो आपने पिछले साल खरीदा था, इस साल पैसा थोड़ी ना दिया, तो आप उसको डिक्रीज इन इन्वेंट्री, पैसा आ गया, आपने उसको बेचा, पैसा आ गया। हर आइटम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट, कोई डिटेल नहीं देखना है, बस केवल डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। उसका जितना भी स्टोरी बिहाइंड में है, क्रेडिट सेल है, पैसा मिला है, डिस्काउंट है, रिसीव्ड है, अलाउड है, सब अपने आप हो जाएगा। सब नेट फिगर वही आएगा कैश फ्लो में जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है। यानी कि अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, प्रॉफिट से चालू करिए, नॉन कैश खर्चा, डेप्रिसिएशन, एमोरटाइजेशन ऐड करिए, नॉन कैश इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस करिए। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपका बिजनेस नहीं है, कंप्यूटर बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड करिए,
लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम लेस मत करिए, बिकॉज वो आपका यूएस गैप है। यूएस गैप में इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम ऑपरेशन है, और जो भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का आइटम है प्लस माइनस, उनमें जो भी चेंजेस है उनको इनकॉर्पोरेट करिए। तो क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक्टिविटीज। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट लेस करना है क्या? ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट लेस करना है क्या? फिर से प्रॉब्लम, फिर से आईएफआरएस और यूएस गैप में झोलझाल। यूएस गैप बोलता है इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑपरेशनल, आईएफआरएस बोलता है इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिविडेंड पेमेंट आर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल, एनीथिंग वॉट एवर यू से। लॉजिक, यूएस गैप बोलता है इंटरेस्ट का पैसा आप कहां से दे रहे हैं? साल भर कमा के, बिजनेस करके, ऑपरेशंस करके, इसीलिए ऑपरेशंस। आईएफआरएस बोलता है कि इंटरेस्ट दे रहे किसको है? बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया, डिवेंचर इश्यू किया, फ्रेंड से लोन लिया, आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। जिससे फंड अरेंजमेंट किया, फाइनेंसर को इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट फाइनेंसिंग भी माना जा सकता है। आईएफआरएस बोलता है दोनों, इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी ऑपरेशंस, इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी फाइनेंसिंग। बट यूएस गैप बोलता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑपरेशंस ओनली। डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट आईएफआरएस बोलता है कैन बी ऑपरेशंस, कैन बी फाइनेंसिंग, बट यूएस गैप बोलता है डिविडेंड पेमेंट इज फाइनेंसिंग ओनली। बिकॉज यूएस गैप बोलता है डिविडेंड आप कब देते हैं? हर दिन देते हैं क्या? इंटरेस्ट तो हर महीना देते हैं, हर समय देते, डिविडेंड तो साल खत्म होने से देते हैं। यानी कि डिविडेंड का पैसा हम ऑपरेशन से नहीं दे रहे। यूएस गैप बोलता है हम शेयर होल्डर को, फाइनेंसर को दे रहे हैं। लेकिन आईएफआरएस बोलता है वो भी तो पैसा कमाए ही है, तो डिविडेंड पेमेंट भी आप ऑपरेशंस और फाइनेंसिंग दोनों दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग यूएस गैप की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट आपको ऑपरेशंस कैश फ्लो निकालने में लेस करना है, लेकिन डिविडेंड पेमेंट आपको फाइनेंसिंग के अंदर लेना है। और इवन दो आईएफआरएस ये दोनों अलाउ करता है, बट जब हम लोग आईएफआरएस या इंडियन अकाउंटिंग करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट हम ऑपरेशंस में और डिविडेंड पेमेंट हम फाइनेंसिंग में ही लेते हैं। बट आईएफआरएस दोनों अलाउ करता है। तो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट है, डिविडेंड पेमेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑपरेशनल एंड डिविडेंड पेमेंट इज फाइनेंसिंग, ये यूएस गैप मानता है। बचा टैक्सेशन। मैंने स्टार्ट किया था बिफोर टैक्स से, आप आफ्टर टैक्स से भी चालू कर सकते हैं। बिफोर टैक्स से मैंने स्टार्ट किया था। मान लीजिए मेरे को पिछले साल का गवर्नमेंट को टैक्स 2 लाख रुपया देना है, इस साल का इनकम के ऊपर टैक्स 5 लाख, सो 2 और 5 7 लाख देना है। 2 + 5 7, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। इसका मतलब 6 लाख दे दिया, इसका मतलब 6 लाख दे दिया, बिकॉज 2 लाख + 5 लाख 7 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख, सो 6 लाख पेड। जब हमने पीएल अकाउंट बनाया होगा तो हमने खर्चा कितना दिखाया होगा? 5 लाख। खर्चा इस साल का 5 लाख। लेकिन मैंने प्रॉफिट कहां से चालू किया? बिफोर टैक्स। मतलब मैंने जो प्रॉफिट स्टार्ट किया है, करने को बोला है, वो टैक्स पेमेंट के पहले, टैक्स खर्चा के पहले। अभी मैं टैक्स लेस करूंगा कितना? पूरा 6 लाख, नॉट 1 लाख। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से चालू करता तो मैं 5 लाख लेस कर चुका हूं, मैं 1 लाख और लेस करता। लेकिन नॉर्मली जो टेक्निकल बॉडीज है, यूएस गैप, आईएफआरएस, इंडियन अकाउंटिंग, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप टैक्स का डिफरेंस मत लीजिए, आप टैक्स का पेमेंट दिखाइए, प्रेजेंटेशन बेटर माना जाता है। तो ऐसे अगर मैं डिफरेंस भी लूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकर 2 लाख से 1 लाख, बैलेंस 1 लाख, चलेगा? अच्छा नहीं लगता है। टैक्स का पेमेंट दिखाइए। तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू करिए और जितना पेमेंट 6 लाख हुआ चुपचाप से माइनस करिए। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, तो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किसका? शराब
Hello. Now it's okay? Sorry. Okay. Yeah. So I was saying that whether you calculate cash flow for Saraf Academy, for Reliance, for ITC, for your company where you all are doing job, सब जगह ऐसे ही निकलेगा. सब जगह आपको स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ पीएल अकाउंट से, और उसके लिए नॉन कैश खर्चा, डेप्रिसिएशन, एमोरेटाइजेशन ऐड बैक करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस करना है, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है, और इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट माइनस करना है. तो बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो सम करने के टाइम पे आपको चौकन्ना क्या होना है. आपको अगर एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है तो आपको उसमें से पता लगाना है डेप्रिसिएशन. आपको अगर दिया हुआ है मे बी आई विल से रिसीवेबल, पेएबल्स, ये सब दिया हुआ है, तो उनमें तो चुपचाप से डिफरेंस देखना है. अगर आपको एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, आपको तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है ना. ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस इज नॉट डेप्रिसिएशन. अगर मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने और खरीदा, ड्यूरिंग द ईयर कोई कंप्यूटर लैपटॉप बेचा, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन हुआ, उसके बाद तो क्लोजिंग बैलेंस आया ना. यानी कि मैं ओपनिंग बैलेंस से चालू करूंगा, जो खरीदा वो ऐड करूंगा, जो बेचा वो लेस करूंगा, जो डेप्रिसिएशन वो माइनस करूंगा, तब क्लोजिंग बैलेंस आएगा. देयर इज नो जर्नल लेजर इन दिस, सिंपल कॉन्सेप्ट. मेरे पास सराफ एकेडमी में कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा टैमरा सपोज मान लीजिए साल के बिगनिंग में 40 लाख, 40 लाख. ड्यूरिंग द ईयर मैंने 5 लाख का कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब और खरीदा, तो हो गया 45 लाख. ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई पुराना कंप्यूटर, लैपटॉप बेच दिया 2 लाख, सो 45 माइनस टू 43 लाख. ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन 8 लाख, 43 माइनस 8 35 लाख क्लोजिंग बैलेंस. मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस मालूम है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 35 लाख मालूम है. मेरे को मिसिंग क्या क्या है? परचेज, सेल एंड डेप्रिसिएशन. 3 चीज मिसिंग है. अगर आपको परचेज सेल दे देगा तो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर, डेप्रिसिएशन परचेज दे देगा तो सेल बैलेंसिंग फिगर, सेल और डेप्रिसिएशन दे देगा तो परचेज बैलेंसिंग फिगर. कुछ ना कुछ एक चीज मिसिंग रहेगा. आप उसको प्लस माइनस करके निकालोगे. क्या करना है उसका? डेप्रिसिएशन है तो ऑपरेटिंग के अंदर लेना है, अगर एसेट्स खरीदे तो इन्वेस्टमेंट में लेना है, अगर एसेट्स बेचे तो कहां लेना है? तो भी इन्वेस्टमेंट में लेना है. इन्वेस्टमेंट मतलब खाली पैसा खरीदना नहीं, बेचना भी होता है. इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे, शेयर बेचे भी तो इन्वेस्टमेंट ही है. इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑपरेशंस है, बट इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट बेचना दोनों ही इन्वेस्टमेंट है. ये कंप्यूटर है 1,50,000 में मैंने सच में 4-5 साल पहले खरीदा था, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में. और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मान लीजिए 90,000 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है? 60,000. इसका वैल्यू है 60,000. अगर मैं 60,000 से ज्यादा में सेल करूंगा तो गेन, अगर मैं 60,000 से कमती दाम में सेल करूंगा तो लॉस. अगर मैं 60,000 के बदले 65 में सेल करूंगा तो पैसा 65 आया. अगर मैं 60,000 के बदले 50,000 में सेल करूंगा, सो आई एम लूजिंग 10,000, बट पैसा 50,000 आया. सेल 65 में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सेल ऑफ एसेट 65, सेल्स 50,000 में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सेल ऑफ एसेट्स 50,000, पैसा आया. लेकिन प्रॉफिट और लॉस 5,000 और 10,000. सेल 65 5,000 गेन, सेल 50,000 10,000 लॉस. कहां जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स प्लस 10,000. क्यों? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स पैसा आया फिर भी निकालना है, बिकॉज दैट इज नॉट ऑपरेशंस, दैट इज इन्वेस्टमेंट. और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो कैश फ्लो है ही नहीं. आपके पास तो एसेट्स बेचकर पैसा आया है, गया थोड़ी ना है, तो उसको तो नॉन कैश बोलकर ऐड करना. यू कैन से नॉन कैश, नॉन ऑपरेशनल, व्हाटएवर. जब आप एसेट्स का कोई भी क्वेश्चन करेंगे झोलझाल देगा. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में
दो तीन चीजों में से एक चीज मिसिंग रहेगा, पता लगाना होगा। कोई लेजर फेजर जर्नल फर्नर कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस। ओपनिंग बैलेंस 40 लाख, 5 लाख परचेज, सेल 3 लाख, 2 लाख, लेस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, बस ये मिलाना है। कहां पर डिफरेंस है उसको पता लगाना है, वो डिफरेंस को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। एक और डिफरेंस होता है जो मैं सबसे शुरू में क्लास में बोला और पहले भी बोला कि मान लीजिए एसेट्स का रीवैल्यू किए, प्रॉपर्टी का रीवैल्यू कर दिए 1 करोड़ का 5 करोड़। मान लीजिए यूएस गैप में कहीं भी दिखाते होंगे उसको 1 करोड़ का 5 करोड़, 4 करोड़ प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, वो आपके प्रॉफिट में एडेड है तो उसको प्रॉफिट से लेस करना है। अगर वो नहीं एडेड है, नहीं लेस करना है। लेकिन आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में जो 4 करोड़ भी जुड़ गया, ओपनिंग बैलेंस 40 लाख, 4 करोड़ रीवैल्यूएशन, 4 करोड़ 40 लाख, माइनस सेल, माइनस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। जो 4 करोड़ रीवैल्यूएशन है दैट इज नॉट अ कैश फ्लो। जो 4 करोड़ रीवैल्यूएशन है दैट डज नॉट कम इन पीएल अकाउंट नॉर्मली, बट यूएस गैप जो भी बोलता है आप सोच लीजिए, बट दैट इज नॉट अ कैश फ्लो। आपको एसेट्स का रिकंसिलिएशन करना होगा। वैसे ही टैक्स का ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर टैक्स एक्सपेंस नॉट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पेमेंट निकालना होगा। वैसे ही इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर, हर जगह थोड़ा बहुत वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग कहां करेंगे? इस तरह का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पार्ट माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा। वर्किंग करने के लिए अगर आप रफ पेज पेन लेंगे, कोई स्लाइड स्केच पेन लेंगे, एग्जाम में नहीं होना है, एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। 100 क्वेश्चन सॉल्विंग इन 3 hours 180 minutes इज ए चैलेंज। यू नीड टू डू ऑल द कैलकुलेशन प्लस माइनस इन कैलकुलेटर। मान लीजिए शुरू में आप सम्स कर रहे हैं, शुरू में आप थोड़ा लिख रहे हैं पेन पेपर नहीं, वो भी ऑन स्क्रीन, लेकिन आपको वहां पहुंचना है कि लिखे बगैर कैलकुलेटर से प्लस माइनस करके हो जाए। आई डोंट नीड टू राइट दीज फिगर्स एनीवेयर बिकॉज दैट मच टाइम वी डोंट गेट इन एग्जाम। ऑपरेशंस एक्टिविटी निकालने में ही सारा झमेला है, उसके अलावा कोई झमेला ही नहीं है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में किसी से स्टार्ट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्ट कंप्यूटर में, लैपटॉप में, बिल्डिंग में, बाहर में, शेयर मार्केट में पैसा गया, इन्वेस्टमेंट बेचे पैसा आया। लोन फोन में कोई झमेला नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन का बैलेंस बढ़ गया, लोन लिए, लोन का बैलेंस कम हो गया, लोन रीपे कर दिए, शेयर कैपिटल बढ़ गया, शेयर इशू किए पैसा आया, शेयर प्रीमियम बढ़ गया, शेयर प्रीमियम पे इशू किए पैसा आया। कोई झमेला नहीं है, कोई झमेला नहीं है। केवल प्रॉब्लम कहां है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना। मान लीजिए आपको बोला कि आपका ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इतना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा आया, इन्वेस्टमेंट से इतना आया, क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस दे दिया, तो बीच में बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा? फाइनेंसिंग से कितना आया गया। वैसा भी खेलता है आपके साथ, बिकॉज तीनों एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आया गया एडेड विद द ओपनिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। जब ये बना लेते हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया, आपने आंसर दे दिया, नंबर मिल गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम है? ये देखकर जो फीलिंग आता है ना, टोटल कैश फ्लो कोई जगह से नहीं आ सकता। मान लीजिए सराफ एकेडमी में कैश फ्लो देखकर ऑपरेटिंग कैश फ्लो साल भर में मान लीजिए 50 लाख आया, यानी कि बिजनेस ठीक चल रहा है। 50 लाख रुपया हमारे पास बिजनेस करके आया। हो सकता है उससे मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, कंप्यूटर खरीद लिया, ये कर दिया, अच्छा ही किया ना। अगर पैसा है तो देखने के लिए थोड़ी ना है, पैसा को तो इन्वेस्ट करेंगे तभी कमाएंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पैसा जाना चाहिए, ऑपरेशन से पैसा आना चाहिए, और फाइनेंसिंग कभी जाना आना दोनों। कभी कभी आप लोन फोन लेते हैं, शेयर इशू करते, पैसा आता है, कभी आप रीपेमेंट करते हो, जाता है। वहां पर जाना आना ऐसा कुछ खराब अच्छा नहीं है, डिपेंड्स। आप जब तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो को देखोगे तो आप फोरकास्ट कर पाओगे बिजनेस कैसा चल रहा है, पैसा है कि नहीं, अगर कुछ करना है तो पैसा कहां से आएगा, क्या ऑप्शन है अपने पास, किसी को पेमेंट करना है तो कहां से देंगे। आप ये चीज को एनालाइज कर पाओगे, जो पीएल अकाउंट से नहीं समझ में आएगा, जो बैलेंस शीट से नहीं समझ में आएगा। इसीलिए दुनिया ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना
कंपलसरी कर दिया। हर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कैश फ्लो बनाने का नोशन कंपल्सन हो गया। जब क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग के साथ बहुत वो लोग खेलते हैं। मान लो 10 आइटम दिया, बोलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बताइए, और उस 10 में से 8 आइटम ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, माने सॉरी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, और आपको इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। उसमें एक ही लाइन लिखा हुआ है, सेल ऑफ एसेट्स, बस वही आंसर है नीचे। बट स्टूडेंट उतना बड़ा देखकर डर जाता है। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बड़ा है तो उसमें बहुत मेहनत करनी है। जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है उतना जल्दी सॉल्व होएगा। बड़ा क्वेश्चन को पूरा मत पढ़िए, लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़िए। और अगर छोटा है तो और ट्रिकी है, अगर 2-3 लाइन का और झोल है, बिकॉज उसके अंदर घुसना पड़ेगा। बट वॉट एवर यू विल डू, वॉट यू विल डू, आपको जो भी करना है, करना क्या है? आपको तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग से निकालना है। ऑपरेटिंग के अंदर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू करना है, और जो बातें की गई उनको एडजस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के अंदर कोई रॉन्ग होएगा ही नहीं। जस्ट दैट आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, सीलिंग मिस्टेक कर रहे, वहां प्रॉब्लम आती है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग कोई स्टूडेंट रॉन्ग कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं। जब ऑपरेशंस निकाल रहे हैं तो एसेट्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, टैक्स वगैरह, ये सब का बैलेंसेस को रिकंसाइल करना। रिकंसाइल मतलब कैलकुलेटर में प्लस माइनस करके फिगर निकालना, कहीं लिखकर फिगर नहीं निकालना है। As I said कि they are saying that कि dividend you are receiving and then you are investing in the business। मान लीजिए मेरे को सच्ची मुच्ची स्टेट बैंक से डिविडेंड मिला, सच्ची मुच्ची मिला, तो मैंने डिविडेंड का पैसा तो सराफ एकेडमी में बैंक में ले लिया, यूज कर लिया। सो सिंस इट इज यूज्ड इन द बिजनेस, इट इज ऑपरेटिंग। बट डिविडेंड पेमेंट यू आर नॉट डूइंग एवरी डे। डिविडेंड पेमेंट यू आर डूइंग ओनली आफ्टर एंड ऑफ द ईयर। आज अगर स्टेट बैंक का शेयर्स पे मेरे को डिविडेंड मिला, उसने साल में डिविडेंड साल के बाद दिया है, डेली नहीं दिया। सो दे आर सेइंग दैट कि भाई ये आपका ऑपरेशंस नहीं है, ये आप ऑपरेशन सेल फेल करके पैसा जो कमाए वो नहीं दे रहे, आप तो सारा बिजनेस साल भर करने के बाद जो बचा है वो दे रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग है। वो लोग ऐसा सोचता होगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। यूएस गैप इज रिटन, जस्ट रिटन, बट माई लॉजिक सेज दैट इज द लॉजिक दे आर अप्लाइंग। IFRS says that dividend payment is operating or financing both. IFRS says that dividend received, interest received is investment. IFRS says that dividend मिलना और interest मिलना is investment. But US GAAP says that dividend मिलना, interest मिलना is operational, क्योंकि वो पैसा हम बिजनेस में लगा देते हैं। IFRS सोचता है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर आया है, सो वो इन्वेस्टमेंट। But US GAAP think that it is used in the business, it is operational. That way. But nowhere nobody is asking any logic, because something which is law, which is a niyam kanun, that need to be followed. I don't think so any book anywhere the reason is written that why they consider operating. Okay, so just GK knowledge, general knowledge, no use in the exam. नॉर्मली मान लीजिए मैंने ये सब बातें बोल दी, क्या इससे हम लोग सम्स कर पाएंगे? कुछ लोग हैं जिनका अकाउंट्स वगैरह अच्छे से पढ़ा हुआ है, कर पाएंगे। कुछ लोग हैं नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं कि आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और पीएल बैलेंस शीट बनाना सीखना है, वो करने से भी नहीं कर पाएंगे। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रॉपरली। कैसे प्रैक्टिस करेंगे मैं अभी उसमें आता हूं। आई एम कमिंग।